एनवायरमेंट जब पहले था सिलेबस में तो केवल एनवायरमेंट था, अभी इसका नाम एनवायरमेंट हटा करके यानी 2 साल पहले 2019 में जब चेंज किया गया, पीपल, डेवलपमेंट और एनवायरमेंट 3 शब्द जोड़ दिया। पीपल से रिलेशन होने की वजह से इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो हैं जो इंडिया के दृष्टिकोण से जुड़ जाते हैं, यानी ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट से जुड़ जाते हैं, और एनवायरमेंट में तो सभी कुछ आ जाता है। अब यहाँ डेवलपमेंट में इकोनॉमी से भी रिलेशन हो जाता है। अगर हम देखें तो ये यूनिट जो है बड़ी कहा जाए टिपिकल भी है और कॉम्प्लेक्स है, यानी क्वेश्चंस इस यूनिट के थ्रू वो समझिए कि विश्व में निकल गए। अभी तक तो वो क्वेश्चन कर रहे थे, लिमिटेड होकर क्वेश्चन कर रहे थे एनवायरमेंट पे, पर वो अब इकोनॉमिक्स में भी घुस जा रहे हैं। अब उनको जो है दायरा मिल जा रहा है विभिन्न प्रकार की, अगर मान लीजिए फ्री ट्रेड एरिया का नाम दे दिया तो कोई फ्री ट्रेड एरिया जोड़ दे रहे हैं, वो हर चीज को एनवायरमेंट से जोड़ के लिंक करके क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो ये जीएस का एक बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है। अब जीएस का एक बहुत बड़ा सेक्शन जनरली हम आईएएस के सिलेबस में देखते हैं। जब हम आईएएस का सिलेबस देखते हैं तो उसमें जीएस का एक बहुत बड़ा सेक्शन है और उसमें पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट काफी वेल्दी है। सिविल की उसमें देखें तो वो एक वेल्दी सिलेबस है और उसी वेल्दी सिलेबस को इन्होंने इंक्लूड कर दिया। सिविल से इन्होंने 2 यूनिट को इंटरेक्ट किया, एक तो आईसीटी को इंटरेक्ट किया था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ऐड कर लिया जिसमें, और उसके अलावा कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स को ऐड कर दिया, और यहाँ पर एनवायरमेंट में पीपल और डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट वर्ड जुड़ जाने से बहुत कुछ डेवलपमेंट, सभी प्रकार के डेवलपमेंट को ऐड कर दिया। काफी कॉम्प्लेक्स यूनिट हो जाता है। अब अकेले केवल मैं अगर एनवायरमेंट भी पढ़ाऊं तो एक प्रकार से बहुत छाटूंगा तो 30-40 पन्ने के नोट्स हो जाएगा, लेकिन अब अगर हम इसमें बाकी सब चीजों को जोड़ें तो भी 100 के आसपास नोट चला जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कैसे पढ़ाऊं। अब यहाँ बच्ची हमें दिन और महीना देखने लगते हैं तो हमें लगता है कि भैया दिन और महीने के हिसाब से कवर कर दिया जाए। अब भाई मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अपनी विषम प्रॉब्लम के विषय में बहुत सोचता हूँ। कभी सोचता हूँ कि क्यों नहीं 3 महीने के अंदर कवर कर दो जैसे इंस्टीट्यूशंस कर देते हैं, क्यों नहीं एक टारगेट सेट करके एंड करो ताकि पुराने बच्चे फ्री होते जाएं तो उनको दुख और तकलीफ ना हो। जैसे अभी एक स्टूडेंट था वो तकलीफ से चला गया, तकलीफ से गया क्योंकि उसने टारगेट बना लिया है कि अब 1 महीने बाद जो एग्जाम है हमें बस वही निकाल देना है। अब जब आपने अचानक का एग्जाम को टारगेट बना लिया तो फिर आप प्रेशर करोगे कि सब अभी पढ़ा के खत्म कर दो, ऑनलाइन पे सारी चीजें पढ़ा के कवर कर दो। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि फिर हम एनवायरमेंट को छोड़ दें, उसका कहना है कि स्किप कर दीजिए, आप बस इम्पोर्टेंट जो मुझे नहीं आता वो पढ़ा दीजिए, तब तो ठीक है। अब ये नहीं आता तो पढ़ा दें, तो ये कैसे हो सकता है। अब किसी का एनवायरमेंट भी वीक है और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन आना है। हम ये नहीं मान सकते कि रीजनिंग ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। अब वो अलग बात है कि आप सोचते हो कि हम इसको कहीं अन्य सोर्स से पढ़ सकते हो, तो अन्य सोर्स से तो आप रीजनिंग भी पढ़ सकते हो, लॉजिक भी पढ़ सकते हो, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हो। अन्य सोर्स की बात करें तो सभी सोर्स कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन हमारा भी तो एक है कि हम जो चीज एक बार पढ़ाएं ऐसा पढ़ा दें कि बेहतर रूप से समझ में आ जाए, और फिर इस एग्जामिनेशन में आप दीजिए, इसको मैं मना कहीं नहीं करता, लेकिन जो हमारा मूल टारगेट एग्जामिनेशन है, जून वाला साइकिल का एग्जामिनेशन, अगर वो नवंबर में हो तो 100% रिजल्ट आ जाए। अक्टूबर में है तो 100% हमारा रिजल्ट आ जाए और हम जेआरएफ हो जाए। ये ना हो जाए कि हमारा 1 मार्क्स से रह गया, 1 क्वेश्चन से चूक गए, तो अरे वर्ड बहुत बुरा होता है। अरे अंत में फिर कुछ नहीं हो सकता, अरे के बाद एक सेशन बाद ही कहानी होगी। इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जून आ जाए, मई आ जाए, तो मई लग जाए और जून आ जाए जिसमें ये जो तूफान आते हैं, ठीक है, वैसे तो विगत 1.5 सालों से बहुत तूफान हम लोगों के जीवन में आ रहे हैं, ठीक है, कोरोना नाम का तूफान जा ही नहीं रहा है, ठीक है, तो बाकी यश आ रहा है, वो आ गया है, यास जिसे कहते हैं वो आ गया है, और ताई जो तू थे ते थे वो जा चुके हैं, और फिर बहुत से पुराने जो है भूतकाल के हुड़हुड़ और जितने गुड़गुड़ और फेनिल थे उन सब चीजों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये सारे जितने तूफान हैं, इन तूफानों का नामकरण, तूफानों के संबंध में जानकारी, पूरा इतिहास, तो फिर इनको जानना, ये सारी चीजों को भाई अच्छे से पढ़ लिया जाए, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट बन जाए फिर उसके बाद वो हमेशा आपके लिए रहता है। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो मौसम तो बदल रहा है लेकिन क्यों बदल रहा है नहीं पता,
मतलब उनको ज्योग्राफिकल नॉलेज तक नहीं है, मौसम क्यों बदलता है जैसे चीजें भी पूछ लो तो कंफ्यूजन की स्थिति में होंगे। तो अब इस साइंस वाले युग में आप अगर ऐसी छोटी छोटी बारीक चीजों को भी नहीं जानेंगे, क्यों ये तूफान आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरफ से आते हैं, क्यों उनका नाम कैसे रखा जाता है, अगला तूफान क्या होगा, किस प्रक्रिया को अपनाया गया है, क्यों इस प्रक्रिया को अपनाया गया, इन सारी चीजों को एक एक एस्पेक्ट के रूप से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्हीं पॉइंट ऑफ से देखें तो यहाँ पे जो हम सिर्फ सिलेबस को देखें तो सिलेबस क्या है, विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषण विकास काल, यानी इसमें टॉपिकल अगर हम देखें तो सबसे पहले डेवलपमेंट क्या है, इस बात को हमें स्टडी करना होगा कि व्हाट इज डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पहले हम एनवायरमेंट को कॉन्सेप्ट बिना समझे आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो पहले तो हमें एनवायरमेंट पढ़ना ही पड़ेगा ना, फिर उसके बाद हम बात करेंगे पर्यावरण, मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एनवायरमेंट को हम छोड़ करके सीधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे नहीं आ सकते। जैसे बहुत से बच्चों का कहना था कि रहता है कि सर आप एनवायरमेंट को बहुत देर ना पढ़ा, आप सीधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट जो टॉपिक लिखा है वैसे पढ़ा दे। मैंने भी सोचा टॉपिक पढ़ा दिया जाए, परंतु इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन जो है वो एनवायरमेंट के किसी भी एस्पेक्ट से आ जा रहा है। तो पहले हमें एज इट इज 15 से 20 पेज एनवायरमेंट पे पढ़ाना होगा, जो कि एनवायरमेंट के जो बेसिक वर्डिंग्स है, वर्ड है, उनको क्लियर हो जाना है। क्योंकि अगर हम संपोषण डेवलपमेंट पढ़ाएंगे तो इकोलॉजी बताना होगा, तो इकोलॉजी क्या होता है वो पहले बताना होगा, ना कि सीधा हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा देना होगा। मिलेनियम डेवलपमेंट के गोल्स है, तो उसमें गोल्स में बहुत सी ऐसी चीज है जो हमें पहले आपको कॉन्सेप्ट के रूप में क्लियर करना होगा। तो पहले हम एनवायरमेंट को देखेंगे और फिर इसके बाद ये एनवायरमेंट डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्टडी करेंगे। फिर अगला एस्पेक्ट है मानव और पर्यावरण समव्यवहार, निजातीय क्रियाकलाप, पर्यावरण और उसके प्रभाव। अब ह्यूमन और एनवायरमेंट एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इंपैक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मानव की क्या एक्टिविटीज हो रही है और एनवायरमेंट पर उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जहां हम इसकी बात करेंगे तो फिर यहाँ पर छोटे छोटे जीएस के फैक्ट्स खुल जाएंगे, जैसे ऑड इवन फॉर्मूला, जैसे पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन से जो फैलता हुआ सिचुएशन है, एनवायरमेंट का बिगड़ता हुआ स्वरूप है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज किसी एक एस्पेक्ट से नहीं है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, तो सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को हमको लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना एक हमारे लिए मजबूरी हो जाती है, इसलिए डेप्थ में इस पे जाना होगा। और इसके बाद तो स्पष्ट कह दिया गया पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, लोकल भी, रीजनल भी और वर्ल्ड लेवल पे, सभी लेवल पर जो है जो एनवायरमेंटल इश्यूज है उन्हें देखना होगा। अब एनवायरमेंटल इश्यू एक छोटा सा तो होता नहीं, पन्नी से लेकर के प्लास्टिक तक, और प्लास्टिक से लेकर के हम स्टील तक चले जाएं, हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज है। अब हमारे देश में स्टील का फॉर्मेशन हो रहा है, हमारे देश में पन्नी का फॉर्मेशन हो रहा है, हमारे देश में तमाम प्रकार की ऐसे तत्वों का फॉर्मेशन हो रहा है जब बहुत पॉल्यूशन फेंकता है। अभी सारे पॉल्यूशन को हम कहाँ कर रहे हैं, सी में गार्बेज कर रहे हैं। अब समुद्र में गार्बेज हो रहा है तो समुद्र का क्या सिस्टम है, समुद्र में क्या प्रदूषण हो रहा है, हर प्रकार के प्रदूषण को भी तो हमें स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस जलवायु परिवर्तन, यहाँ पर इसके बाद इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम, तो इस सारे प्रकार के जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अब हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े जो फोरम हैं क्लाइमेट चेंज पे बनाए गए, उनके भी डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया ना कि हमको एनवायरमेंटल इशू लोकल भी चाहिए, रीजनल भी चाहिए, वर्ल्ड लेवल का भी चाहिए। तो मान लीजिए हम सिर्फ लोकल, रीजनल और इंडिया लेवल पे पढ़ा दें तो फिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जब वर्ल्ड लेवल पे आएगा तो क्या करेंगे। हमें हर एस्पेक्ट पे एनवायरमेंट को पढ़ाना होगा। अब पूरा एनवायरमेंटल साइंस यहाँ पे चला आएगा। इसके बाद मानव स्वास्थ्य और प्रदूषकों का प्रभाव। अब ये बड़ा टिपिकल पोर्शन हो जाता है। जब हम मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। अब बीमारियां आ जाती है तो बायोलॉजी आ जाता है। अब बायोलॉजी आ जाता है तो फिर आपके पास जब बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है तो आप इल्जाम हम पर लगाते हैं सर ने बायोलॉजी पढ़ाई नहीं। अब भैया बायोलॉजी की थोड़ी फीस किया था, हम तो एनवायरमेंट कर लिए थे। अब बड़ी समस्या हो जाती है यहाँ पर लेकर के हमें बड़ा, जब क्वेश्चन पेपर आता है तो मुंह चुराने का मन होता है कि आप सामने कम पढ़े, क्योंकि फिर आप कहोगे सर आपने तो फिजिक्स नहीं पढ़ाया, आपने तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया। क्योंकि अब केमिस्ट्री को निकाल करके बायोलॉजी नहीं हो सकती है, बायोलॉजी को निकाल करके एनवायरमेंट नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं से हर चीज को जोड़ना पड़ जाता है। अतः सरफेस लेवल पे ही पढ़ाना पड़ जाता है। इससे थोड़ा सा हमको बायोलॉजी में भी जाना पड़ जाता है, और थोड़ा ही जाता हूँ, नहीं तो बायोलॉजी में जाऊंगा तो फिर पता चलेगा बहुत लंबा हो जाएगा। इससे लिमिटेड होकर हर सतह को जाना पड़ेगा।
इसके बाद देखिए प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत। अब यहाँ पे देखिए प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत, अब यहाँ जो नेचुरल एनर्जीज अगर बोल दिया तो हर प्रकार के नेचुरल एनर्जीज की बात आएगी, जैसे सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी के ऊपर पूरी हमें बताना पड़ेगा पहले सोलर एनर्जी है क्या, फिर सोलर एनर्जी पे जो प्रोग्राम्स हुए इंडिया में क्या उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, वर्ल्ड लेवल पे सोलर एनर्जी पे क्या कौन कौन से प्लांट्स लगाए जा रहे हैं सोलर एनर्जी। केवल एक नाम देकर के याद कराने वाला काम नहीं रहेगा, बल्कि उसकी पूरी इफिशियंसी, एफिशिएंसी, उसमें कैसे वर्क होता है, किस तरह से प्लांट्स काम करते हैं, सब बताना पड़ेगा। और फिर यहीं पे हमारा पूरा लंबा डिस्कशन शुरू हो जाता है। फिर आपको लगता है भारत क्यों नहीं करता है, आपका खून खोलने लगता है, हम भारतीय क्यों पीछे हैं, यहाँ भारत ये होना चाहिए, हम चाइना से क्यों प्लेट्स मंगवाते हैं, सेल्स मंगवाते हैं, अपने यहाँ क्यों नहीं बनाते, सरकार ये क्यों नहीं करती, मोदी गवर्नमेंट खराब है। फिर वही बात होती है सरकार खराब है, सरकार अच्छी है। और फिर आप बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ, फिर लेंदी यूनिट हो जाती है, इसलिए मैं कैसे अपना मुंह बंद करूँ, ये प्रॉब्लम मेरे सामने। इसके बाद सॉइल है, हाइड्रो है, जियोथर्मल है, बायोमास है, न्यूक्लियर है। अब न्यूक्लियर वर्ड के बाद आएगा तो यूरेनियम आएगा, थोरियम आएगा, प्लूटोनियम आएगा, तो यूरेनियम आएगा तो एटम बम आ जाएगा, एटम बम आ जाएगा तो जापान और अमेरिका की याद आ जाएगी। फिर आपको शुरू हो जाएगा पोखरण परीक्षण टेस्ट शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं से फिर आप इस पर डिस्कशन करने लगते हैं और फिर हमको भी डेप्थ में बताना पड़ जाता है, इसलिए ये यूनिट भी लंबी हो जाती है। सेक्शन काफी लंबा क्यों हो जाता है। इसके बाद देखिए प्राकृतिक जोखिम आपदाएं, अरे बाप रे, आपदाएं जहां लिख दिया तो यहाँ पर तो तूफान में आ जाता है साइक्लोन, हैरिकेन, टोर्नाडो, टाइफून। अब साइक्लोन बता दें तो फिर हैरिकेन भी समझाना होगा, टाइफून, टॉर्नेडो भी समझाना होगा, और फिर कुछ एग्जांपल्स भी देना होगा और इन एग्जांपल्स को डेप्थ में समझाना होगा। अब एक एक एस्पेक्ट को जब यहाँ पढ़ाया जाएगा तो टाइम तो लगेगा। फिर इनसे कैसे मिटिगेट किया जाए, क्या इनकी स्ट्रेटेजीज हैं, कैसे इनको निपटा जाए, क्या इस पर करना चाहिए, सारी चीजों को पॉलिसीज के रूप में बताना होता है। फिर पर्यावरण अधिनियम, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना। अब यहाँ पे इतना सा बात में काम नहीं खत्म हो जाता। जब हम क्लाइमेट पर अधिनियम और एक्ट की बात करते हैं तो घुसते हम सीटीबीटी पे पहुंच जाते हैं। जब सीटीबीटी पे पहुंच जाते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी क्यों लाई गई, क्या था उद्देश्य, फिर यूएनओ ने ऐसा क्यों किया, फिर यूएनओ के जो पांचों बाहुबली लोग बैठे हुए हैं, सुरक्षा का परिसर लेके बैठे हुए हैं, भगवान राम बैठे हैं, मतलब क्या कहते हैं लोग, ये लोग जो पूरा अपना वर्चस्व कायम करे हैं, तो फिर भारत के साथ तो फिर कहीं ना कहीं से डिस्कशन और डिस्कोर्स की बात शुरू होता है। तो डेप्थ में फिर सीटीबीटी को स्टडी कराना होता है। फिर जितने एक्ट, पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए उन पर चर्चा होने लगती है, इसलिए भी ये जरूरी हो जाती है। फिर अंतरराष्ट्रीय समझौते, अब जहाँ अंतरराष्ट्रीय समझौते, तो अंतरराष्ट्रीय समझौते केवल जो यहाँ 2-4 जो लिखे वो नहीं पढ़ा देंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा दे, रियो सम्मेलन पढ़ा दे और क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ पेरिस, इसी से खत्म हो जाते हैं। यहाँ 4 से 5 सम्मेलन से अगर खत्म हो जाता तो बड़ा आराम मिल जाता हमें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम काट कूट दें, केवल 4-5 सम्मेलन पढ़ा दें, बाकी सब गायब कर दें, ताकि बस सिलेबस तो पढ़ा दिया, काम खत्म हो जाए, हमें भी आराम मिल जाए, जल्दी से कोर्स खत्म हो जाए और सब लोगों को आराम मिल जाए। लेकिन हमारे अंदर एक बहुत खराब आत्मा है, ठीक है, नहीं घबराइए, नहीं, हम कोशिश कर नहीं पाएंगे, हम पढ़ाएंगे डेप्थ में ही। तो ये सारी चीजें, एग्रीमेंट और सारा हर प्रकार के एग्रीमेंट जब से शुरू हुआ, रामसर एग्रीमेंट 1971 से लेकर के और 2021 तक जितने एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, वो सारे एग्रीमेंट की सूची के साथ बाकायदे आपको पूरा दिया जाएगा, फीडिंग किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसको कराएंगे तो इसके बाद जब इसके क्वेश्चन कराएंगे तो वो भी 100 के पास पहुंच जाएंगे। अब 100 का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। अब इन सारी चीजों को जब आप बेहतर रूप से पढ़ेंगे तब फिर मैं समझता हूँ कि 90% तक, 99% 95% कह सकते हैं, 95% तक जो क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन एनवायरमेंट वो हमारे नोट से आ जाएंगे। लेकिन शर्त ये रहेगा कि आपको उसको अच्छे से लर्न करना होगा। अब आप यही कंजूसी कर जाते हैं कि लर्निंग नहीं करते, सुनते जाएंगे, आनंद लेते जाएंगे, समझते जाएंगे, और चूंकि मोबाइल पर है तो कौन चले बहुत आंखें फोड़े, रीड करना छोड़ो। फिर बाद में कभी एक दिन जब ऐसा आएगा कि दुकानें खुली होंगी या सर की कोचिंग खुली होगी तब नोट्स लेके पढ़े, वो आएगा, सब आएगा, लेकिन जो मिले वो अभी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये क्रम से आप काम करो तो बड़ा आनंद है। अच्छा, एक और बात बता देते, ये यूनिट की इंपॉर्टेंस ये है कि ये हायर की भी यूनिट है, यानी आप जब नेट के बाद हायर के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि नेट आप नवंबर में क्वालिफाई हो जाएंगे तो श्योर है, ठीक है, ज़ीआरएफ हो जाएंगे। इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आएगी, सरकार लाएगी, जनवरी में 2000 वैकेंसी भी रखी हुई है, क्योंकि इलेक्शन है तो गवर्नमेंट जरूर लाएगी। यूपी गवर्नमेंट 4000 आनी थी तो 2000
वैकेंसी निकाली और 2000 छिपा लिया, ठीक है, कितनी चालाकी से दिखाएं कि हम डबल वैकेंसी निकाले हैं, 2000 छिपा लिया, उसे 2021 के मुहूर्त में निकालेंगे, जहां तक मेरा आइडिया है। तो वो मुहूर्त में आपका ये हायर का विकल्प निकलेगा, और हायर का विकल्प भी निकले, और उसके अलावा फायदा ये भी रहेगा कि आपके पास सामने एक एग्जामिनेशन का दरवाजा खुलेगा, और आप लोग एनवायरमेंट की इस यूनिट से समझिए कि उसमें 30 क्वेश्चन में से कम 4 से 5 क्वेश्चन एनवायरमेंट से जरूर आता है, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत वेल्दी यूनिट है, ठीक है ना। और जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपके हिसाब से इतना जितना मैं इसमें पढ़ाऊंगा, उससे आपका वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जीएस बन जाएगा। तो एनवायरमेंट को बहुत डेप्थ से लेके चलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, रामायण की पटकथा लिखा जाता है, तो पर्यावरण पे पहुंचते हैं, और सबसे पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोग अपने अपने जो वीडियोस को ऑफ करके बैठे हुए हैं, सारे लोग वीडियोस खोल दीजिए फटाफट, सब 1 सेकंड के अंतर्गत। पुनीता, और ऐसे घूम जाओ, तो जो लाइट है तो फेस में पड़ेगी, तो तुम दिखाई नहीं, लाइट ही ज्यादा दिखाई देगी। सर बारिश हो रही है, लाइट नहीं है, मैं छत के पास बैठी हूँ, तो बाहर बारिश भी हो रही है। नहीं, तुम्हारे जो फेस के ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो फेस दिखाई देगा, और नहीं तो पता चलेगा बाहर बारिश हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, और लोग, हाँ सभी लोग अपना अपना जो वीडियो विंडो है ओपन करें। रुचि तुम कहाँ? रुचि तुमको मैं देखूंगा, पहले सामने आओ, अनम्यूट भी करो, प्रकट हो तुम। एक साल से पढ़ रही हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से पढ़ रही हो, कभी आती कभी जाती। ये ऑनलाइन वालों ने, लोगों ने बहुत बहुत लंबा खींचने के वो सोच रखा है, और क्या कहें आपको, कहाँ थी इतने दिन, पहले बताइए। सर एक्चुअली एक मेरा कोर्स चल रहा था सर, वो उसका क्लासेस का टाइम क्लैश कर रहा था सर। कोर्स बंद, अब रोज तुम्हारा कोर्स पिछले साल से कोर्स चल रहा है, अब सारा कोर्स साइड में, 3 दिन क्लास ओपन रहेगा, 4 बजे की टाइमिंग है। अब वो रोज कोर्स की वजह से तो मेरी पढ़ाई को एक किनारे रख देती। 4 बजे सर टाइमिंग सूट कर रहा है सर, वो ना उसका 1:30 बजे से चलता था 3:30 और 3:45 तक, तो वो टाइम दोनों क्लैश करते थे, इसलिए अभी सर 4 बजे तो कोई वो नहीं है, मतलब कोई इशू नहीं है 4 बजे से। 4 बजे इशू नहीं है, अभी जब तक लॉकडाउन है फिलहाल तो 4 बजे है ही। अब 4 बजे आप रेगुलर रहिए, कोई क्लास मिस नहीं करना। आज हम फ्रेश यूनिट से बिगिन कर रहे हैं, ठीक है। क्या स्थिति है वहाँ के आसाम में लॉकडाउन का? मणिपुर सर। हाँ मणिपुर में, सॉरी सर लॉकडाउन चल रहा है सर, लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना का क्या हाल है, कुछ वहाँ स्थितियाँ सही है या यहाँ से और बुरी हैं? सर स्थिति थोड़ी गंभीर है, बट लोग कॉन्शियस हैं, तो क्वारंटाइन को फॉलो कर रहे हैं 14 डेज के ना। लोग जो भी जरा सा पॉजिटिव आता है तो तुरंत उस बस्ती को रेड जोन में डाल देते हैं। लोकल कम्युनिटी सर मैंने बताया था ना बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, मतलब गवर्नमेंट के इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है मार्केट खोलो 3 घंटे, लेकिन वो बंद रख रखा है, पिछले 1 महीने से बंद रखा हुआ है मार्केट बिल्कुल नहीं खुल रहा। ये तो अच्छी बात है, यहाँ के लोग तो हाँ सर खोलने के लिए बेताब है, वहाँ के लोग अपने से बंद करके रखे तो बढ़िया बात है। चलिए, और एक इंटरव्यू ले लेते हैं, इंटरव्यू कह रहे हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं। शुभम दिखाई दे रहे हैं, फैजा भी हैं, एसएस राजपूत मतलब शिवानी भी है, ठीक है, अजय भी हैं। अजय हमारी आवाज आप तक प्रॉपरली जा रही है? हाँ सर आ रही है। ठीक है, अंजलि है, श्रिष्का, सारा, कृति, दीपा, लक्ष्मी, सिमरन, नेहा, मंतशा, रुचि, अंशुला, यशस्वी, दिशिता, दीपक, अल्पना, सुभद्रा, उर्वशी, सुशोभिता, पुनीता, प्रीति तो सामने ही है, और इंदु तुम भी एक बार फोटो दिखाओ, ठीक है। अच्छा सभी लोग, हाँ चल, ओके, तो सभी लोग हैं, और अब मैं आशा करता हूँ कि इस समय 26 पीपल्स हैं, रेगुलर क्लास में रहेंगे, क्लास में गैप नहीं करेंगे, ओके, पक्का वादा कर, गर्दन हिला दीजिए, लगेगा कि हाँ वादा पक्का है, ठीक है, ओके ओके। चलिए पहला क्वेश्चन बिगिन कर रहे हैं, व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट क्या है? हमें जिसको पता है वो व्यक्ति जो है अपना अनम्यूट करके उत्तर दे और फिर म्यूट कर दे। चलिए उत्तर दीजिए, चलिए दीपक आप बताइए। हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए।
सर पहले इसको हिंदी में मतलब पर्यावरण कहते हैं। पहले पर्यावरण को दो शब्द में तोड़िए। पर्या प्लस धन आवरण। पर्या का अर्थ है चारों ओर, आवरण का है घेरे हुए। जो हमारे आसपास में चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे पर्यावरण कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे, हवा, ऑक्सीजन, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण में आ जाते हैं। और सांस्कृतिक पर्यावरण भी इसी तरह है। और फिर भौतिक पर्यावरण है, जैसे हम कोई भी वस्तु, तकनीकी वस्तु मतलब जो इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, कि जो वस्तु हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ये सब भौतिक पर्यावरण में आ जाते हैं। और जो सांस्कृतिक पर्यावरण है उसमें मानव आ जाते हैं, मानव समाज, इसी ठीक है। तरह अदरवाइज। और कोई कुछ और बोलना चाहता है? सर पर्यावरण बहुत सारे प्राकृतिक तत्वों का समूह है, जैसे कि मृदा, जल, वायु और मनुष्य, जीव जंतु, इन सभी का जो समूह है ये सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहा जाता है। और सरल सरल शब्दों में उसकी व्याख्या इसी प्रकार होती है कि हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, एक सिंपल लाइन में कहा जाए, वॉट एवर दैट सराउंड्स अस, ठीक है, वो हमारा पर्यावरण, जो भी हमें घेरे हुए है। अब जो भी हमें घेरे हुए है, जिसमें हम जिसके जो हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर है, हर प्रकार का एटमॉस्फेयर, वो हमारा एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर को देखें तो जो हम प्राकृतिक एटमॉस्फेयर ले रहे हैं सेट, इस समय जो घिरे हुए एटमॉस्फेयर है ये हमारा एटमॉस्फेयर है। इसके साथ साथ जो भी फिजिकल वस्तु भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी हमारा एटमॉस्फेयर है। जो भी संस्कृति, कल्चर जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं ये भी हमारा एटमॉस्फेयर है। इस प्रकार से कई एटमॉस्फेयर के यहाँ स्वरूप बनते हैं। ठीक है, बहुत लंबी इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये केवल छोटा सा मैटर है। इस पर फटाक से हम नोट्स पे आपको जोड़ रहे हैं और नोट्स के पॉइंट से जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है उसको फटाफट रीड करते हुए एनवायरमेंट के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं उन पर चलेंगे। तो हम आपको शेयर करने जा रहे हैं स्क्रीन, और पेज नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर। सबसे पहली बात तो व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो इस शब्द के साथ अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट क्या है? पर्यावरण शब्द एक फ्रांसीसी शब्द एनवारिया से लिया गया है। तो यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मतलब नॉलेज के पॉइंट से मिल रहा है वो है कि ये एक फ्रांसीसी शब्द है और जो एनवायरिया से लिया गया है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है एनवायरिया, जिसका मतलब है चारों ओर, यानी दैट सराउंड्स अस, या दोनों प्रकार के पर्यावरण। अब साधारण रूप से हम देखें तो दो प्रकार के पर्यावरण, एबॉयटिक और बायोटिक। एबॉयटिक का मतलब होता है भौतिक, यानी जो वस्तुगत है, अजैव जीव है जिसमें जीवन नहीं, और बायोटिक अर्थात जो जैविक है जिसमें जीवन है। ठीक है, पर्यावरण का उल्लेख करता है। पर्यावरण शब्द का तात्पर्य वे प्रतिवेश, प्रतिवेश यानी सराउंडिंग्स, जिसके इर्द गिर्द हम रहते हैं। ठीक है, सराउंडिंग्स जिसमें जीव रहते हैं, तो जिसमें ह्यूमंस रह रहे हैं, मनुष्य, जीव जंतु, सभी प्रकार के जीव, ठीक है, जिसमें बींग्स रहते हैं, ये सारी चीजें जो का प्रतिवेश हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण मनुष्यों सहित जीवों के जीवन को नियंत्रित भी करता है। तो मनुष्यों के साथ साथ जीवन के जीनों को नियंत्रित करता है। ये साधारण सी बात में पर्यावरण काफी है, अब इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आना, इस पर सिर्फ एक दो बातें आ सकती है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से। फ्रांसीसी शब्द एनवारिया से उद्गृत है और मूल रूप से दो पार्ट इसके होते हैं, जैविक और अजैविक। अजैविक को ही जैविक को हम बायोटिक कहते हैं, अजैविक को हम एबॉयटिक कहते हैं। इंग्लिश का वर्ड भी याद रखिएगा, कई बार ऑप्शंस इंग्लिश में ही रहते हैं, मतलब वो इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उसी में देखिए, उसी में मोबाइल लिंक करिए। आप जुड़े नहीं लगता है ना, क्योंकि 1 मिनट में जोड़ता हूँ। पहले अभी तो आप मैसेज करिए, फटाक से लास्ट में जुड़वा दीजिएगा क्लास।
हाँ, नोट्स दिख रहा है आप लोगों को? ठीक ठीक, दिख रहा है। ओके। अब जो इस पैराग्राफ में था, पहली बात जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको ये बताया कि एनवायरमेंट एनवायरिया शब्द से उद्भूत हुआ है, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। और ये एनवायरिया शब्द जो है ये फ्रांसीसी शब्द है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए इस संबंध में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आगे इस पर डिटेल है, लेकिन इस वक्त इस पर सिर्फ इतनी चर्चा कि इसमें क्या कहा गया है, इन बातों को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो आगे चलते हैं, क्या कहा गया है। दो प्रमुख बातें हैं। पहला, पर्यावरण में जीवों के सभी शारीरिक और जैविक परिवेश और उनके बीच संबंध शामिल है। यानी शारीरिक और जैविक परिवेश यानी जीवों के जो भी अभी जो बायोटिक और बायोटिक एनवायरमेंट के एक्ट में यही बात लिखा है कि बायोटिक एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण से संबंधित है। फिर पर्यावरण एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक जीव को जीवित रहने या उसकी जीवन प्रक्रिया को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। खैर, दोनों ही बातें बहुत साधारण हैं जो 1986 के एक्ट में लिखी गई हैं। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं, पर्यावरण का श्रेणीकरण, कैटेगराइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण को मुख्य रूप से वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल 4 घटकों में व 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, 4 घटक, घटक मतलब कंपोनेंट, और 3 श्रेणी कैटेगरी। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है और इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि जहां पर घटक पूछता है वहां हम कैटेगरी वाले ऑप्शन में चले जाते हैं, जहां ऑप्शन पूछता है तो ये एक दिक्कत हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 कैटेगरीज हैं और 4 कंपोनेंट्स हैं। तो ये कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स और घटकों को कंपोनेंट्स के रूप में मानेंगे। नेक्स्ट ग्रुप से चलते हैं। अब पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी, और ये 3 कैटेगरी है। फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट या सभी जैविक अजैविक कारक या तापमान, हल्की वर्षा, मिट्टी, खनिज आदि जैसी स्थितियों को संदर्भित करता है। इसमें वायुमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल शामिल है, जलमंडल शामिल है। इसके बाद जैविक पदार्थ पर्यावरण, इसमें सभी जैविक कारक या पौधों, पशुओं, सूक्ष्म जीवों जैसे जीवित रूप शामिल है। तो यहाँ पे ये तो आपको वैसे भी फिजिकल और बायोटिक यानी अभी एबायोटिक और बायोटिक की बात जब हम लोग कर ही रहे थे, वही चीजें हैं। जो एक ऐड होता है इसकी कैटेगरी के अंतर्गत वो है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। इस पक्ष में मानव द्वारा निर्मित एवं संचालित की जा रही गतिविधियों का संकलन किया जाता है। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट यानी जो भी सामाजिक एक्टिविटी हो रही है और जो कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है वो सब कुछ इसके अंतर्गत रखी जाती है। अब ये जुड़ जाने से एनवायरनमेंट और ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि अगर हमने कल्चरल एक्टिविटीज की बात कर ली तो कल्चर भी हमारा सुरक्षित रखना है। कल्चर जो एम्बिवैलेंस हो रहा है, कल्चर का जो डिसऑर्डर होता चला जा रहा है, कल्चर जो अब धीरे धीरे खट्टी चली जा रही है और कल्चर में जो कमियां आ रही हैं, ये भी अब इसका अध्ययन का मुद्दा हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड आता है कल्चर। तो कल्चर को एनालिसिस करेंगे और कल्चर का शब्द की मीनिंग मैंने कई बार बताया है, लेकिन पहले मैं नए स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा कल्चर का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो हाँ शिवानी, कल्चर को एक्सप्लेन करो। अनम्यूट करो। कहीं ना कहीं परंपरा से है सर, लंबे समय तक जो मनुष्य का समूह है वो जिस परंपरा का अनुसरण करता है वो संस्कृति के रूप में विकसित हो जाती है सर। लेकिन यहाँ सभ्यता और संस्कृति सर वो दूसरी चीजें होती हैं सर। संस्कृति का और विकसित स्वरूप होता है। ओके, चलिए मैं अजय से पूछना चाहूंगा। अजय, आप हमें कल्चर का मतलब बताइए। जो हमारे यहाँ परंपराएं चली आ रही हैं, जो ट्रेडिशन है, प्राचीन काल में परंपराएं थी और समय के साथ जो ट्रेडिशन, जो सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां बदलती आती हैं, उसी को हम कल्चर, परंपरा का रूप कह सकते हैं। ठीक है, शुभा आप भी उत्तर दो, कल्चर क्या है? What is culture? Explain.
सर हमारी संस्कृति, पुरानी परंपराएं और यही सारी चीजें। संस्कृति और परंपराएं ही कल्चर है। ओके, जी सर। तुम क्या कहोगे? देखिए, जो अभी आप लोग बताए वो एक बहुत साधारण सी डिफिनेशन आपने कल्चर की दे दी, मतलब हमारे रीति रिवाज का, माहौल का, ये सारी चीजें। लेकिन रियलिटी में कल्चर अगर एक लाइन में कहा जाए तो अब तक का सीखा हुआ व्यवहार, एक लाइन का, अब तक का सीखा हुआ व्यवहार, whatever the man has learned till now inherited from his ancestors, यानी अपने पूर्वजों द्वारा जो भी वो प्राप्त करता आया और आज तक जो सीखता आया वो सब कुछ उसका कल्चर कहलाता है। अब मनुष्य जब इस सृष्टि में आया, जब अवतरित हुआ, और तब से आज तक जो उसने सीखा, जो उसने जाना, जो उसने समझा, ये सब कुछ क्या है? कल्चर है। और जो भी वो हस्तांतरित कर रहा है आने वाले जनरेशन। अब यहाँ पे सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। अगर हमने आग जलाना सीखा और आज अगर हमने कार चलाना सीखा तो एक प्रकार से एक जनरेशन के साथ बदल रहा है। आज हम मोबाइल चलाना सीख रहे हैं, एक समय हम कुल्हाड़ी चलाना सीख रहे थे, बैलगाड़ी चलाना सीख रहे थे, आज हवाई जहाज उड़ाना सीख रहे हैं। ये भले ही अंतर हो रहा है लेकिन कुछ ना कुछ सीखना होता है। और इस प्रकार से अब तक जो भी सीखा हुआ मनुष्य ने वो उसके व्यवहार, उसको कल्चर कहा जाएगा। ठीक है, तो वॉट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, ठीक है, ये हमारा कल्चर कहलाता है। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग अपना वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं और मैंने अभी तक किसी को रिमूव नहीं किया है, तो मैं अब एक झटके से रिमूव करने जा रहा हूँ, फटाफट रिमूवल कर रहा हूँ। मैं केवल 10 तक काउंट करूंगा। मैं समझ रहा हूँ 10 से पहले ही खुल रहे हैं वीडियो, मैं 5 तक काउंट करूंगा और उसके बाद ना ओपन होते ही गायब कर दूंगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लोग गायब हैं। एक्चुअली ये लोगों ने अपना कुछ और काम कर रहे हैं, कोई चाय बनाने चला गया है और कोई कुछ, तो गायब कर रहा हूँ। रुचि, दीपक, आकांक्षा, गायब कर रहा हूँ आपको। चलिए दीपक, आई एम रिमूविंग यू, मैं रिमूव कर रहा हूँ। आकांक्षा तो चलो ठीक है। रुचि, अब रुचि केवल खतरे में, हाँ चलो ठीक है, सब आ गए। ठीक है, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन बाकी लोग जो है वो आ जाए, प्रकट हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। सर रात वैसे भी हो गई, वीडियो ऑन करने का कोई मतलब वैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं है, गायब हो जाइए, फिर मैं आपको रिमूव कर देता हूँ, मतलब सिर्फ इतना ही रहेगा। या तो आप रिमूव हो लीजिए या तो वीडियो ऑन रखिए, तो में से एक काम करना है। सर आपकी जो इच्छा है। मेरी इच्छा ये है कि वीडियो ऑन रखिए। बस आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2 पे चलते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो 4 घटक, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, यानी वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीवमंडल। अब इन सभी चारों को, अभी ऐसा तो नहीं है कि आपने इनको कभी सुना नहीं है, इसलिए बहुत टाइम टेकन नहीं है, इसमें साधारण रूप से जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उनके अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे। बहुत रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं काफी स्टडी कर लिया है और एक्यूरेट पॉइंट्स रखा है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ बुक्स में जो जैसे लिमिट होती है, हाइट होती है, थोड़ा एल्टर कर जाएगा, तो उसको लेकर कोई टेंशन और तनाव लेने की जरूरत नहीं है, वैसा लिमिट नहीं पूछा जाता। तो चलिए एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी के आसपास हवा की मोटी वायुमंडलीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, या अवशोषण के माध्यम से हानिकारक कॉस्मिक पराबैंगनी किरणों को निकालने। अब अवशोषण के माध्यम से, यानी कि जब इसमें जो एटमॉस्फेयर में जो चीजें एब्जॉर्ब किए जाते हैं, एब्जॉर्ब के माध्यम से, ये रेडिएशन के माध्यम से तमाम क्रियाएं, एक्टिविटीज होती है एटमॉस्फेयर में, उसके माध्यम से गर्मी को संतुलन बनाए रखता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन यानी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करके पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है।
तो पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा अनोखा खेल एटमॉस्फेयर का होना है। और ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम इसी चीज को फाइंड करने में लगे हैं कि कहीं और एटमॉस्फेयर मिल जाए। तो पृथ्वी के अलावा किसी और दुनिया पर अगर एटमॉस्फेयर हो और इस प्रकार से वायुमंडल हो, तो वायु का बहुत बड़ा रोल है पृथ्वी पर जीवन का। और अगर मान लीजिए वायु हटा दे तो बादल सादल नहीं बनेंगे, तूफान उफान नहीं आएंगे, और फिर खट्टा मीठा नहीं लगेगा, सुख दुख नहीं होगा, तो फिर अच्छा बुरा नहीं लगेगा, तमाम कुछ है। सिर्फ धूप लगती रहेगी या सिर्फ ठंड लगती रहेगी, बहुत सी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए वायु का बहुत बड़ा खेल है। आगे मैं आपको साइक्लोन वगैरह पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे वायु खेल खेलती है और तमाम प्रकार के एटमॉस्फेरिक चेंजेस हमारे सामने होते हैं। सो वायुमंडल की परतों पर जाएंगे, ये याद करने वाला पॉइंट है, ये याद जरूर करिएगा। कल इस पर जब मैं आपसे क्लास स्टार्ट करूंगा तो पूछूंगा, और उस वक्त आपको ये याद होना चाहिए। और जो मैंने हाइट्स यहाँ लिखाई है फिलहाल आप इनको याद कर लीजिएगा। कुछ बुक्स में थोड़ा एल्टर मिलेगा, लेकिन फिलहाल मैंने नेट इत्यादि के माध्यम से स्टडी करके यहाँ हाइट लिखा है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, जिसे कहते हैं शोभ मंडल, हिंदी के टेंशन मत लीजिएगा, मैंने आगे लिख रखा है। शोभ मंडल की बात करते हैं। ट्रोपोस्फेयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। निचली परत मतलब क्लोजेस्ट लेयर है, जहां हम हैं बस यहीं पर हम ट्रोपोस्फेयर में ही एक प्रकार से गमन कर रहे हैं। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 12 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक फैला हुआ है, यानी 12 किलोमीटर तक। तो 12 किलोमीटर हमारे हाइट के हिसाब से सोचिए तो हम लोग 5 से 6 फीट के हैं, लेकिन 12 किलोमीटर तक हवा विद्यमान है। और यहाँ पर इसमें जो है प्रमुख तत्व क्या है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है हर लेयर का। हालांकि यह ऊंचाई वास्तव में 9 किलोमीटर ध्रुव से और 17 किलोमीटर लगभग 56,000 फीट भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटोरियल जोन्स में, यानी बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कारण क्या है? इसका कारण जो साधारण रूप से है वो है ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है, ठीक है, वो पोल्स पे थोड़ा लेस है इस, और यहाँ का वो जो इक्वेटोरियल रीजन वहाँ थोड़ा लेस है, इसीलिए वहां पर ये एक्सटेंट है। दूसरी बात क्या है, पृथ्वी पर जब कहा जाए जो सन की किरणें हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में हीट ज्यादा क्रिएट करता है, जिससे ये फ्रैक्शन यानी कि एक फैल जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, इस कारण से भी होता है। और जब सबसे इंपॉर्टेंट याद करने वाला मुद्दा है, मैंने येलो कलर से उसको बॉर्डर कर दिया है। शोभ मंडल में वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 85% हिस्सा है। 85% हिस्सा है, इसका मतलब समझ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लगभग 85% एयर जो है मासेस, ठीक है, वो इसी रेंज में भरा हुआ है। अब गैसेस इसी रेंज में सर्वाधिक है, इसके बाद रेंज और हल्की गैसेस का ऊपर उठते हुए हो गया। तो इस प्रकार से 85% जो है कुल मास, जो एयर मासेस हैं, वो हमें एटमॉस्फेयर में ही मिलता है। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, समतापमंडल। स्ट्रेटोस्फेयर पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है, या ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्थित है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्रम पूछता है, क्रम आ सकता है। देखिए किसी भी चीज को हल्के से मत लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने में देर नहीं लगेगा और एक क्वेश्चन झटके से गलत हो जाएगा और आप सोचे भी ना होंगे कि ये क्या हो गया। तो ये ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर है, थर्मोस्फेयर के पहले कौन सी लेयर है। हाइट रेंज पूछ सकता है कि 50 से 80 के बीच में किसको कौन सी सतह माना जाएगा, मध्यमंडल कहाँ स्थित है, कितने किलोमीटर रेंज में स्थित है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती तो बहुत छोटी हैं, ठीक है, आपको बहुत कहीं पे भी छोटी मोटी गुटका नामक पुस्तकों में मिल जाएगा, लेकिन पुस्तकों के मिलने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में नंबर मिलने से काम चलेगा, और नंबर मिलेगा जब आप इनको अच्छे से लर्न करोगे। तो इसको हल्के मत लीजिएगा, सभी को ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। हाइट इसका लेवल जरूर याद कर लीजिएगा, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ इसको जरूर, हाँ इसको, हाँ TSM TE आप वो फॉर्मूला बना लीजिए, ठीक है, जैसे भी कर लीजिए, चाहे फॉर्मूला बना रहे TSM TE कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको भूलना नहीं है, ठीक है। TSM TE ये फॉर्मूला आप बना लो, TSM TE,
ठीक है, याद रखने के लिए। लेकिन T फॉर ट्रोपोस्फेयर होगा और T फॉर थर्मोस्फेयर होगा, ये जरूर याद रखना, नहीं तो फिर वही होगा कि कुछ लोग होते हैं ना रट्टू छोटा, फिर उसमें गड़बड़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्ट्रेटोस्फीयर पे। स्ट्रेटोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है, या ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्थित है। या परत लगभग 50 किलोमीटर से 55 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह से लगभग 12 किलोमीटर पर ट्रोपोस्फीयर के ऊपर से फैली हुई है। ओजोन परत इसमें पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चीज है, यही बस इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत किस लेयर में? समताप मंडल में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन परत इसमें पाई जाती है जो कि हानिकारक पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, वो अवशोषित कर लेती, एब्सॉर्ब कर लेती है। अब यहाँ पर मैं आपको ओजोन पढ़ाऊंगा तो वो तो जरूर बता दूंगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बता देता हूँ। शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब पूरे एनवायरनमेंट में आएगा। फिर देखो सब लोग, कुछ लोग गायब हो गए, सब लोग अपना अपना वीडियो पट खोलें, नहीं रिमूवल शुरू कर दूंगा। चलिए फटाफट सारे लोग वीडियो पट खोल लीजिए। ठीक है, अजय आप भी। ये अजय कौन है? पुराने अजय आए हैं क्या काफी दिनों बाद? सर मेरा वीडियो खुला हुआ है। नहीं, आप अजय कुमार हैं, एक और अजय हैं। अजय देवगन। अजय देवगन देवगन नहीं, अजय वो भी है, और काफी दिनों बाद आ रहा है, इसलिए वो छिपा हुआ बैठा है। यस सर। कहाँ गायब थे? यस सर है। जिंदा रहो, पढ़ते रहो, इस आशा में ना रहो कि जब कोचिंग खुलेगी तो पढ़ेंगे। पता नहीं कब तक ये खोलेंगे, लॉकडाउन लगाएंगे, या हो सकता है तो सब कुछ खोल दें, कोचिंग को बंद रखें। ऑनलाइन पे जिंदाबाद बने रहो, पढ़ाई करते रहो। अब मैंने सोच लिया है, कोर्स कवर कर रहा हूँ, जो नोट्स हो जा रहा है इसको रिवीजन नहीं कराऊंगा। आप सब लोग ऑनलाइन के माध्यम से कवर करते रहिए, क्योंकि अब इतना फिर से महीनों पढ़ाने वाला काम नहीं होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं हम आएंगे तो सब फिर से वहीं से शुरू करेंगे, जहां से थे वहीं से चलेंगे, तो बता देना हम दोबारा रिपीटेशन नहीं कराएंगे, और इसलिए रेगुलर क्लास में रहिए। पिछला यूनिट जैसे तैसे हो गया, और आज की डेट से आप सब लोग पहली क्लास मान लीजिए, और यहीं से साइकिल को शुरू करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलो चलो चलो, कोई गायब नहीं होगा। कौन है? दिशिता, हाँ आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए सब लोग ऑन रहिए। अब जो मुख्य बात बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। पूरे एनवायरनमेंट में एक चीज दिमाग में बनाए रखिए, एक सैचुरेशन की स्थिति होती है, एक अनसैचुरेशन की स्थिति होती है। सैचुरेटेड चीजें डिस्टर्ब नहीं करती हैं, शांति से बैठी रहती हैं। अनसैचुरेटेड चीजें जो हैं खुद भी परेशान रहती हैं, दूसरों को भी परेशान करती हैं। अब इसका कुछ इस तरह से समझिएगा कि अगर आप खाए हैं पिए हैं, ठीक है, वो वाला पिए हो नहीं पियो, मतलब खाए हो पिए हैं, बड़े आराम से इत्मीनान से पड़े रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, सैचुरेटेड। ऐसे भी ले सकते हैं, अच्छा खासा ढेर सारा माल है, खूब है, तो कोरोना है चाहे जुनूना है, आराम से बैठे सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये सैचुरेटेड पीपल्स है। तो सैचुरेटेड पीपल्स जनरली डिस्टर्ब नहीं होते हैं और ना डिस्टर्ब करते हैं, इनसे खतरा नहीं रहता। इसी तरीके से पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस है जो सैचुरेटेड है, संतुष्ट है, ठीक है। अब संतुष्ट हैं, उनके ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं, उनके कंपाउंड्स कंप्लीट हैं, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठे हुए, क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके ऑक्टेट्स नहीं कंप्लीट, जिनका कंपाउंड इनकम्प्लीट है, जो अनसैचुरेटेड है। जो अनसैचुरेटेड है वो खुद के लिए भी खतरनाक है और वो दूसरों को भी खतरा पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। मतलब एक प्रकार से मान लीजिए कि अगर आप प्यासे हैं, पानी पीना है और आपको दिख रहा है सामने बोतल दूसरे की रखी है, रहा नहीं जाएगा, आप उठाकर पी लोगे, ला भाई पानी पी लिया जाएगा। इसी तरीके से भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, अब आपकी जेब में पैसा है नहीं, अब सामाजिक नियम तो कहते हैं कमाओ धमाओ और फिर खाओ। अब कमाने धमाने जाएंगे
तो फिर तब तक ऊपर भी चले जाएंगे। सैचुरेशन को लाना जल्दी है और कमाने धमाने की इच्छा भी नहीं है, मेहनती भी नहीं है, तो क्या करेंगे कि कोई तरीके से उसे छीन लेंगे, छीन के लेके भाग लेंगे, नहीं चोरी करेंगे। तो सिमिलर से कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ पर भी होती हैं। ये एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं इनका भी रोल यही देखा गया। ये गैसेस जब सैचुरेटेड है आराम से नीचे पड़ी हुई हैं, आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं, अपने वेट के हिसाब से ऊपर नीचे उड़ रही हैं और आवश्यकता के अनुसार आपकी बॉडी में भी जाएंगे तो नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो इन गैसेस को भी तोड़ने में लगी हैं, अपने आप को बनाने में, जोड़ने में लगी हैं और वो कंप्लीट होकर भी खतरा पैदा करने में लगी। तो इस प्रकार से कई बार देखा गया कि अनसैचुरेटेड स्थिति हमेशा खतरनाक हो जाती है। और ऐसे ही कुछ ओजोन इत्यादि हैं, और ये ओजोन मंडल भी एक प्रकार से अनसैचुरेटेड गैसों का घेरा है। बेसिकली ओजोन अनसैचुरेटेड है, वो संतृप्त नहीं है, और जैसे ही यहाँ से कुछ टुकड़ा निकल के टूट फूट कर O3 के पास जाता है वो O2 में बदल जाता है। 2O2 होते भारी होते नीचे गिर जाता है और जगह खाली हो जाती है और फिर वहां छेद बन जाता है और उसी को ओजोन होल इत्यादि कहते हैं। और डेप्थ में मैं ओजोन जब पढ़ाऊंगा वहां पे इसको समझा दूंगा। अभी ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखे चलिएगा कि जो अनसैचुरेटेड है वो खतरनाक है। अभी ये ओजोन का एक एग्जाम्पल दिया, अभी साइक्लोन का भी यही कहानी होता है। जब गर्म हवा सैचुरेटेड नहीं है तो ठंड हवा से अपने आप को संतृप्त करना चाह रही है और ठंड हवा से ठंडी बूंदों को लेकर पूर्ण होना चाहती है। अतः ठंड हवाएं वो नहीं चाहती कि अपने अंदर से सैचुरेशन उनको दें, क्योंकि वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन गर्म हवा उन पर हावी होती है और फिर लो प्रेशर बिल्ड होता है, हाई टू लो में बिल्ड होता है और हवाएं एक फेरा मारना शुरू कर देती हैं। हवाएं फेरा मारती हैं, इधर से दूसरी हवा का एक मास आएगा और धक्का मारेगा और ये भंवर चल पड़ेगा और जमीन पे आएगा। तो फिर वो क्या करेगा? तूफान, और पानी के किनारे तो सुनामी। ऐसे ही सब कहानी बनेगी। और जब तक ये सैचुरेटेड होंगे, प्रेसिपिटेट होकर बादल बनेंगे और बादल बन के आएंगे और लड़फड़ के लाइटनिंग क्रिएट करते हुए बारिश करेंगे। ज्यादा करेंगे, हल्का करेंगे तो उत्तर प्रदेश, ज्यादा करेंगे तो बंगाल की खाड़ी और बंगाल, समझ गए? ये सारी कहानी पूरे दुनिया में चल रही होती है। और ये इनकी तूफान की गति, तूफानों से कहानी, सब सैचुरेशन अनसैचुरेशन का खेल है। और भारत तो फिर भी एक लिमिटेड तूफानों को झेलता है। अमेरिका भैया से पूछो उनकी कितनी बड़ी समस्या रहती है, वहां तो हरी की डंडी, हरिकेन चलती ही रहती है। और इसके अलावा विश्व के अन्य ऐसे देश हैं जो हिलते ही रहते हैं, जिसमें जापान इत्यादि आप समझते हैं, और सुनामी आती ही रहती है। सारी सुनामी और सभी कहानी अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं नोट्स पे वापस लौटता हूँ। हाँ, सबकी कहानी वही सब है, जितना है ज्वार सब संतृप्त है ना। वो पानी मांग रहा है, पानी दे दो, चंद्रमा से मांगने लगता है, चंद्रमा ही खींचने लगता है, तुम हमको दे दो, तुमसे लेने। कहीं ना कहीं से सब कहानी चल रही है। अट्रैक्शन है, पोल्स अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन चल रहा है। ये सारी चीजें ना सैचुरेटेड सब लोग सैचुरेट होना चाहते हैं, तो अनसैचुरेटेड से बचना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए मैरिड लोगों को लोग जल्दी किराए पर जगह दे देते हैं, अनमैरिड से कहते हैं भैया तुमको नहीं कमरा देंगे। अगर मान लो उनके घर में लड़कियां और क्या, तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, सब बात है कि नहीं? ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का ही कहानी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर समझ गए होंगे। आगे अब मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल पे चलते हैं। मेसोमंडल अच्छा नाम निकला है, मेसोमंडल नहीं है, मेसोस्फीयर। ठीक है, तो मेसोस्फीयर है। मेसोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी सबसे ऊंची परत है। तो अभी आपने दो परतों को देखा, जिसमें शोभमंडल वायुमंडल की निचली परत है, यहाँ पर सर्वाधिक मास है, यानी सारी अधिक 85% गैसेस यहीं पर है। इसके ऊपर अब हम 15% गैसेस में ऊपर तक निकलते चले, क्योंकि ये हल्के हैं, जैसे जैसे सैचुरेटेड है वैसे नीचे हैं, उस हिसाब से इनकी वेट है, और जैसे जैसे हल्के वैसे ऊपर तक होते चले जा रहे हैं। जिसमें ओजोन के बाद, ओजोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि ओजोन परत वाले चैप्टर में मैं आपको डेप्थ में समझाऊंगा। और इसके बाद जो लेयर आता है वो मध्यमंडल है, या
जो है यह क्षेत्र समताप मंडल के ऊपर और तापमंडल के नीचे स्थित है। यह समुद्र के स्तर से 80 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है। यह वायुमंडलीय परतों से सबसे ठंडा परत है। एक चीज पूछूंगा, समुद्र के स्तर क्यों, इसको भी समझते चलिए। हम समुद्र का स्तर इसलिए मानते हैं क्योंकि समुद्र का स्तर इक्विवेलेंट रहेगा और जमीन का स्तर ऊंचा नीचा होता रहता है, ठीक है ना। जबकि समुद्र का स्तर इक्विवेलेंट होता है, तो समुद्र के स्तर से पानी जब भरा होता है इक्विवेलेंट की स्थिति से भरता है ना, बराबर के, इससे समुद्र के स्तर से नाप शुरू करते हैं। अब यहाँ पे इस मंडल में जो सबसे बड़ी विशेषता है, उल्का पिंडे इसमें ही चलती है, इस परत में चलती है। तो कोई भी उल्का पिंड आ रही है जो अंतरिक्ष से गिरी, अब आप जानते हैं कि अंतरिक्ष यानी, अब अंतरिक्ष क्या है ये भी एक शॉर्ट में समझ लीजिए। अंतरिक्ष तो वो सब कुछ है, यानी पृथ्वी भी अंतरिक्ष में ही है, हम सब लोग अंतरिक्ष में पहली बार। लेकिन साधारण रूप से कहा जाए तो अंतरिक्ष वो स्थिति जहां पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाती है, उस स्थिति के बाद की स्थिति को हम अंतरिक्ष मान लेते हैं हमारे मानने के अनुसार, ठीक है। और इस प्रकार से देखें तो हर उपग्रह ग्रह जनरली उसका गुरुत्वाकर्षण है, और उस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के आसपास उसके आसपास जो सराउंडिंग्स में आते हैं उसके चक्कर फेरे काटते रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही क्या है कि ये पूरा मिल्की वे, ये पूरा सौर जगत, सौरमंडल, सारी चीजों में कुछ ना कुछ चीजें फेरे काट रहे हैं। ऐसे छोटे मोटे पत्थर टुकड़े सब अंतरिक्ष में टहल रहे हैं। इन्हीं में कोई उल्का पिंड, जैसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, इनकी संख्या का गिनना, जैसे धूल के कण हैं उनकी संख्या नहीं गिन सकते। कई बार आप देखिए जब सूर्य की बीम आ रही है, यानी सूर्य की किरणें गिर रही हैं, तो आपको देखिए जर्रा जर्रा ऊपर हल्का हल्का सा उड़ रहा है। तो ये जर्रा जर्रा समझ लीजिए, तो ये किसी वायरस के लिए या बैक्टीरिया के लिए उल्का पिंड ही समझ में आएगा, ठीक है ना। उसी पॉइंट से हम लोग एक बैक्टीरिया वायरस की दृष्टिकोण से सोचे तो इतने छोटे हैं, अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं हमारी औकात। उसके बाद ये उल्का पिंड वगैरह सब ऐसे अंतरिक्ष में टहल रहे हैं। अब उल्का पिंड से बड़े साइज में जो चीजें वो एक प्रकार से ग्रह उपग्रह में बदलने लगते हैं, और जो उनके छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं वो सारे कभी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी के आसपास आ सकते हैं। अब हाँ मे भी हम लोग वीडियो नहीं लगाए, लेकिन डायनासोर का हो सकता है किसी उल्का पिंड के गिरने से हुआ हो, ऐसे सागर उगर हो जाए कहीं को उल्का पिंडों से गिरने से गड्ढा बड्ढा हुआ हो, ये सब कुछ बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग केवल विचार कर सकते हैं कि हाँ कहाँ क्या हुआ। अब मंगल पे गए तो वहाँ बड़ा बड़ा क्रेटर्स है, बहुत बड़ा धक्का है। चंद्रमा पे देखते तो धब्बा ही धब्बा दिखता है, तो धब्बा काहे को है, क्या है भैया उस धब्बा में, ठीक है ना। तो उस धब्बा में भी तो कुछ होगा ना, क्या हुआ होगा, वहां पे कोई टुकड़ा गिरा होगा, धब्बा है वो जमीन ढांप दिया होगा अंदर। ऐसे ही क्रेटर्स तमाम चीजें क्रिएट होते हैं, तो उल्का पिंड आते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं। अब पृथ्वी पर आज की डेट में अगर हम देखें तो कल कौन सा उल्का पिंड गिरा था जिससे चाइना अंदर घुस गया? हाँ चाइना पूरा अंदर चला गया ना उल्का पिंड गिरने से, नहीं पता नहीं। अच्छा अभी परसों अमेरिका के ऊपर एक उल्का पिंड गिरा था, अमेरिका धंस गया अंदर, नहीं। साधारण रूप से अगर ऐसे उल्का पिंड गिर जाए, और उल्का पिंड की संख्या बहुत है, अभी अंतरिक्ष बाहर निकल के टहलो तो कोई पता चले कि पत्थर यहाँ के टुकड़ा मारेगा, वहां मारेगा, 4 मिनट में आप घायल हो जाओ। ऐसे ही धूल के कण के टाइप उल्का पिंड सब चल रहे हैं। लेकिन हमारा ये एटमॉस्फेयर हमारी रक्षा, अगर ये गायब हो जाए ना तो यहाँ रोज ही ना कोई उल्का पिंड पट्टक चट्टक कट्टक पट्टक गिरता है। ये एटमॉस्फेयर जिसमें सबसे मेजर रोल मीजोस्फेयर, मीजोमंडल, ठीक है ना, मीजोस्फेयर का है। अब ये जो मध्यमंडल साहब हैं ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर समताप मंडल जहां समान तापमान मेंटेन हो जाता है, ये ओजोन की वजह से तापमान मेंटेन होता है, ये विशेषता ओजोन की, ठीक है। अब ओजोन के ऊपर इस स्थिति में जो भी आएगा, इतनी आग है, इतनी आग कि जल के खास विस्फोट हो जाएगा, जला देगा उसको, सुर पत्थर तक जला देगा, और जर्रा जर्रा धूल में बदल देगा। नाव उसकी औकात ही खत्म, औकातलेस गति है, और उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्य किया जाता है। बहुत कुछ उससे प्रोटेक्शन लगाया जाता है, बिल्कुल। उसमें जैसे मिल्टन की बोतल में पानी अंदर ठंडा होगा, ऊपर से जाए कितनी गर्मी हो, आग दिखाओगे तो भी, तो उसको सब कवर्ड किया जाता है, प्रोटेक्टेड किया जाता है। जरा सा छेद हो गया अटलांटिक, वो जो जिस पर सुनीता विलियम्स ने फर से, वही फर ही तो था, छेद हो गया था, परिणाम स्वरूप पूरे में आग लग गया था, ब्लास्ट हो गया, जैसे मेजोमंडल से जा रहा। देन आफ्टर कुंजा विलियम्स से निकल गए, कल्पना चावला, यही तो हुआ था, डिस्कवरी नाम का जो गया था, तो यही हुआ। जरा सा भी अगर गड़बड़ी हो गया
तो वही सुरक्षा के साथ अब ये उल्का पिंड की क्या सुरक्षा, वो कौन सा फाइबर लगा के आ रहा है, वो कौन सा थर्मोप्लास्ट लगा के चल रहा है, उल्का रहे। तो सारे उल्का पिंड, हजारों लाखों उल्का पिंड आ रहे हैं और वो सब उल्का पिंड इसी मंडल में जल के फंस। सोचिए एटमॉस्फेयर के सारे मंडल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, कितनी बड़ी रक्षा सुरक्षा पैदा कर, हर एक मंडल हमारे लिए कोई ना कोई तरीके से जीवन बचाने में लगा है। ठीक है, ओजोन की तो बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, ओजोन मंडल में डिस्कस करूंगा, एक दिन का पूरा चैप्टर ही है वो, ओजोन लेयर और सरफेस लेवल ओजोन, फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन होल, ये सारा एक पूरा डेप्थ में चैप्टर है। ठीक है, तो मैं उसको आपको वहां पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जा नहीं, लेकिन उस सब स्ट्रेटोस्फीयर हमारी किस प्रकार से रक्षा कर रहा है। फिर उसके ऊपर हम मध्यमंडल में आते हैं, तो उल्का पिंड, अगर उल्का पिंड जले ना और चली आए अंदर, तो कब पता चलेगा कल पाकिस्तान पे एक उल्का पिंड गिरा और कराची था। ठीक है तो फिर कितना अच्छा बातें होंगी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज अगर एक थोड़ा सा तूफान आता है तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं ना, लेकिन अगर ये उल्का पिंड आने लगे तो क्या होगा। इसके बाद अगले मंडल पे चलते हैं, थर्मोस्फेयर, तापमंडल। थर्मोस्फेयर पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी सबसे ऊंची परत है। यह 80 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लगभग समुद्र तल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है। पृथ्वी की सतह के ऊपर 80 से 550 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर के निचले हिस्से में आयनोस्फेयर शामिल है। हाँ, यहाँ ध्यान रखिएगा, थर्मोस्फेयर के निचले हिस्से में आयनोस्फेयर है, और आयनोस्फेयर ये ऐसा स्थिति है जहां पर पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे इस परत द्वारा प्रतिवर्तित होती हैं, इसीलिए यहाँ पर हम सैटेलाइट फिक्स करते हैं। यहाँ एरोरा निर्मित होते हैं और इस परत में उपग्रह स्थित किए जाते हैं। तो जो सैटेलाइट्स लगाए जाते हैं वो यहाँ हम फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि हम ट्रांसमिशन करते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन इत्यादि के माध्यम से। तो सैटेलाइट किस परत में लगाई जाती है, थर्मोस्फेयर में। और ये रेडियो तरंगे किस परत में, आयनोस्फेयर, जो थर्मोस्फेयर का निचला हिस्सा है। ये ध्यान रखिएगा, आयनोस्फेयर तो थर्मोस्फेयर का निचला हिस्सा है। अब इसमें हर स्फेयर में भी कई डिवीजन है। अब मैंने पूरा ज्योग्राफी वाली बात हो जाएगी, फिर भूगोल पढ़ाना। आयंस, हाँ, तो आयनोस्फेयर में आयंस की मात्रा ज्यादा है। मेन क्या है कि अब इसकी कंपोजिशन पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये ज्योग्राफी वाला मुद्दा हो जाएगा, उस पर डेप्थ में नहीं जाना। मेजर रोल किस लिए अदा कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 घंटा में हम 2 या 3 पन्ना हो पाएगा, इसके बाद 100 पन्ना चलेंगे, फिर आप ही कहोगे सर जी हमको बस जुलाई तक खत्म करके जाना है, तो फिर हमारी बड़ी समस्या हो जाएगी। हम करें तो क्या करें, फिर हमें अपने ज्ञान को भी सीमित करना पड़ता है और विचारों को भी आंदोलित होने से बचाना पड़ता है, और आंदोलित करेंगे तो फिर और बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर आज हम 3रा पन्ना टच करके खुशी हो रही है हमें कि हम खत्म कर ले जाएं, तो टारगेट के अनुसार सेट होने दीजिए। तो जो जितना कॉन्सेप्चुअल चीजें जरूरी है पूछने पॉइंट ऑफ से, वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बाकी सब इंटरनेट पे सर्च करते देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ रखा है। तो अब यहाँ पे थर्मोस्फेयर, हाँ बेटा, एरोरा क्या है, इस परत में एरोरा निर्मित होते हैं। बता रहा, टेंशन ना, सब पता एकदम से। अभी मुझे पता है एरोरा वाला भागना नहीं, एरोरा निर्मित होता है, रुक जाओ बता रहा हूँ। लेकिन फिर आयनोस्फेयर वाले में एक बात बता रहा हूँ, कंफर्म कर लो, रेडियो तरंगे, इस पर क्वेश्चन आता है, रेडियो तरंगे आयनोस्फेयर में जाता है। अब आयनोस्फेयर कहाँ से आ गया ये आपको टेंशन होगा, क्योंकि हमने तो 5 परत बताया, ठीक है ना। तो फिर बताते हैं, थर्मोस्फेयर में कई स्फेयर है, एक्चुअली हर स्फेयर में कई स्फेयर है, लेकिन थर्मोस्फेयर के निचले हिस्से में, जिसको हम आयनोस्फेयर कहते हैं, उस हिस्से में रेडियो तरंगे होते हैं। तो पूरे थर्मोस्फेयर में नहीं, थर्मोस्फेयर के निचले हिस्से में। एक बात। दूसरी बात मैंने बताया कि सैटेलाइट लगाया जाता है। तीसरा, एरोरास फॉर्मेशन। तो बताने से पहले एक्चुअली पूछना है, इसीलिए मैंने अभी इसको ओपन नहीं किया। अब जरा पहले आप लोग बताइए, भूगोलविद कौन है, भूगोल वाला कौन है, जरा देखिए। अल्पना सर हमें एक क्वेश्चन पूछना था। अच्छा पूछ लीजिए, कौन है। सर ये हम है सर, फायजा। अच्छा समझ में नहीं आता ना, स्पीकर एक जगह लगा है, आदमी कहीं दिख रहे होते, तो ऐसे करना पड़ता है, कौन बोल रहा है, बोलो फैजा। सर ये एरोप्लेन कौन से लेयर में होती है। ये तो हमारे ट्रोपोस्फेयर में जा रही है ना, इस पे कोई ऐसी स्थिति है नहीं। अभी कोई ऐसा थोड़ी कि हजारों किलोमीटर के ऊपर से निकल रहे हैं, जेट वगैरह निकलने की बात होती है जो बहुत ऊपर से निकाले जाते हैं। ठीक है, ये सब साधारण रूप से होता है। हाँ, जो मैंने क्वेश्चन किया पहले उसका जवाब मुझे।
पहले बताइए कि ज्योग्राफी वाले भूगोल विद कौन कौन से हैं, हाथ उठा दे। भूगोल वेदताएं, कोई भूगोलिया है? अभी सब तो कोई नहीं बताएंगे कि भूगोल वाले। मनोविज्ञान के हैं सर। हमें सर भूगोल इतिहास वाले। वाले हैं। हम आप लोग अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, नहीं हम आप लोगों को रिमूव कर देंगे वीडियो सर ऑन। अरोरा सूर्य की किरणों से ही आते हैं। अरोरा, Yes, sir. एरोरा बोलो पहले। अरोरा बोलोगे तो मिस्टर अरोरा हो जाएगा। यस सर, एरोरा। हाँ एरोरा। यस सर। हाँ। सर वो दो भाग में भी होते हैं, और एरोरा बोरियोलिस और एक और होता है। हाँ मंतशा बोल रही है ना? यस सर। असल में ना ढूंढना भी पड़ता है छोटे छोटे आइकॉन्स में, कहाँ गया कौन बोल रहा है। सर हम भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, राजकुमार केसरवानी। हाँ बोलो भैया राजकुमार। सर ये क्या भूगोल पढ़ाएंगे क्या पूरा? सर अच्छा 8 बात हमने नहीं लिए, इसको दूर से भगा दिए थे। अब ये यूनिट में आप बहुत लेट पे पहले क्यों आए? टाइमिंग पे क्लास में क्यों नहीं एंट्री करें? पहला तो आपसे एक शिकायत है। दूसरा, फोन कल शाम को करना था, वो आपने नहीं किया, आज शाम को जरूर करिएगा, ठीक है? मेरे सीने में थोड़ा तीसरी दर्द हो बात, गया था, आपके इसलिए प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मैंने अभी फिर बता दिया, मैं फिर वही, इसीलिए मैंने शुरुआत में पहले पूरी कहानी रच दी थी इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। नहीं तो अभी आप लोग ना कुछ दिन बाद बोर होना शुरू करेंगे, सर भूगोल का है पढ़ाने, ज्योग्राफी थोड़ी है। भैया ये पूरा यूनिट जो है वो मल्टीपल है, कॉम्प्लेक्सिव है, ठीक है? इसमें ज्योग्राफी भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी थोड़ी पढ़नी है, इसमें साइकोलॉजी से लेके हर बात को जानना है, कल्चर तक को जानना है, सोशियोलॉजी भी जानना है। तो हर एक एस्पेक्ट का थोड़ा थोड़ा एस्पेक्ट मिला के देखना है। अब 5 क्वेश्चन ऐसे नहीं तैयार होंगे। हम लोग यही गलती क्या करते हैं, आपको रियलिटी बता देते हैं कि एग्जामिनेशन निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा बच्चा मेहनत करता है वो मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिक पे ज्यादा कंसंट्रेट करता है, और अक्सर वो इन यूनिट्स को इग्नोर करता है। जैसे हायर की यूनिट है, जैसे ये आईसीटी की यूनिट है, एनवायरमेंट, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते रहते हैं ना, हमें पता है एनवायरमेंट है तो है, इसमें क्या एनवायरमेंट पढ़ना है, बस हो गया। और ये एनवायरमेंट है तो है, हमें सब कुछ कहते हैं हो जाता है। तो हर एक एस्पेक्ट के जीएस के पॉइंट से इसको डेप्थ से पढ़िए, हर सेक्शन को स्ट्रांगली और मजा लेके पढ़िए। अगर आप एंटरटेनिंग होके पढ़ेंगे तो चीजें याद होंगी और समझ का स्तर बढ़ेगा, और कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आएंगे। एक चीज और जान लीजिए, ये नेट के एग्जामिनेशन में आप बड़ा फैक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तूफानों को उठना बढ़ना क्यों, किस दशा से, कैसे, किन कारणों से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कथन और कारक इसमें आते हैं बहुत ज्यादा। तब आप ऐसे में आपको कॉन्सेप्ट बना रहेगा तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है? तो जरा सा डेप्थ में समझिए। और अब ऐसे सिली प्रश्नों को मत करिएगा, और प्रश्न करने से पहले पूरा वीडियो टाइम पर आया करिए। वीडियो जब छूट जाए तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसको देख लीजिएगा। मैं सारे वीडियोस आज से बनाकर क्लास के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग अभी क्लास के बाद इसको आराम से इत्मीनान से रिव्यू कर लीजिएगा। 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो अच्छे से देख लीजिए, जो छूट जाए उसको भी देख लीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ाने दीजिए। नहीं हेलो सर, सर आप स्वतंत्र रूप से पढ़ाइए। क्या बोल रहे आप हैं? मतलब सर हम कहना है कि स्वतंत्र रूप से पढ़ाइए, इसमें मतलब कि जैसे आपकी इच्छा हो, ये तो बाद में ना रहे कुछ छूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है? मुझे पढ़ने दीजिए, ठीक है? स्वतंत्र में आप लोगों की कृपा है, बंधन में नहीं हूँ। तो लेट मी स्पीक। तो हाँ, वेयर वाज आई? एरोरस फॉर्मेशन पर पहले क्वेश्चन कर रहा था, तो एक जवाब आया कि सूर्य की किरण से। एक्चुअली हाँ, चलिए कृति कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए जल्दी से। हाँ बताना चाह रहे हैं। हाँ बताइए जल्दी से बताइए। आई वांट टू नो, क्या पता है? सर वो मैग्नेटिक फोर्स से सर ये रिलेटेड होता है सर, वो अट्रैक्ट करता है तो फिर उससे वो कलर फॉर्मेशन होता है। दिस इज व्हाट आर सर विभिन्न प्रकार की कलर निकलती है नॉर्थ और साउथ पोल को मिला के। ग्रीन और ब्लू। यस सर, यस सर। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। सूर्य से
वेव्स आती हैं सौर किरणों के रूप में। तो सूर्य किरणें हमारे पास आती हैं और सौर ऊर्जा सौर साइकिल के माध्यम से आती है। सौर साइकिल क्या है, मैं थोड़ा सा एक मैं इमेजेस दिखा देता हूँ आपको, ज्यादा अच्छा क्लियरेंस होता चलेगा। तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सूर्य से जब ऊर्जा निकलती है तो ये सौर साइकिल के रूप में, यानी सूर्य एक आग का गोला है, बड़ा सा आग का पिंड है, और ये बड़ा सा आग का पिंड, इसके चारों ओर अग्नि की पीड़ाएं निकल रही है। ठीक है, अब बात को समझिए। हो रहा है यूं कि सूर्य की से जो एक सौर चक्र है, यानी सूर्य से जो अग्नि की बड़ी बड़ी कहा जाए तो आग के बड़े बड़े विस्फोट निकल रहे हैं, ये निकल के कभी कभी अंतरिक्ष में गमन करते करते पृथ्वी के पास आते हैं, और कभी कभी क्या अक्सर। ठीक है, अब सूर्य से जो ये सौर चक्र चला, ये पृथ्वी के चारों ओर आकर के उसको जला सकते हैं, भस्म कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर जब आते हैं तो आते आते इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, जो वेव्स होती हैं, वो काफी कहा जाए उस लेवल के हिसाब से शांत हो जाती है, लेकिन इनमें जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, यानी ऊर्जा के रूप में, वो पृथ्वी पर नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, यहाँ पर इनका रिएक्शन देखने को मिलता है, और ये रिएक्शंस कुछ इमेजेस फॉर्मेशन कराता है। मैं इमेजेस दिखाता हूँ, नीले रंग के और हरे रंग के इमेजेस दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ऐसी कुछ अंतरिक्ष में इमेजेस बनती हैं, और ये बड़ा मतलब ये समझिए नॉर्थ पोल पर आप जब अगर पहुंच जाएं तो इस चीज को आप देखेंगे, और इसमें बड़ी बड़ी आवाजें भी होती है, जैसे इस प्रकार की आवाजें भी गूंजती रहती हैं। और ये आपको जनरली एंटार्क्टिक ऊपर अगर आप नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो वहां पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, इतना ठंड रीजन होता है जहाँ वहां पर जाना ही अभी संभव जैसी स्थितियां हो जाती हैं ठंड जैसे में। लेकिन यहाँ पे जो स्वीडन है, नॉर्वे है, ऐसे जो ऊपर के ठंड के देश हैं, वो जनरली इन चीजों का आनंद उठा सकते हैं। तो ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, तो इनका ये रिएक्शन है। जस्ट लाइक आप लाइटनिंग देख रहे हो, बिजली का कड़कना क्या है, एक रिएक्शन है ना, प्राकृतिक घटना है। तो बिजली के कड़कना में भी एक पॉजिटिव नेगेटिव जो है रिएक्शन हो रहा होता है, वैसे ही यहाँ पर एक रिएक्शन, एक प्रकार से ये बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स आए जो सूर्य से साइकिल से चल के आए, जो सूर्य की अग्नि से निकल के आए, सूर्य से समझिए आया, वहां के जो पॉजिटिव आयंस है वो फिर हमारे एटमॉस्फेयर जब प्रवेश करते हैं तो उनका रिएक्शन हो रहा। अब एटमॉस्फेयर का कितना बड़ा रोल है, अगर एटमॉस्फेयर हटा दो तो सूर्य की ये सारे आयंस पृथ्वी पे एकदम डायरेक्ट चले आए, और फिर हमारे लिए जीवन कितनी मुश्किल हो जाए। तो हर लेयर का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा कंपोजिशन है। मतलब किसी जादूगर ने बड़े जादूगरी करके पृथ्वी को बचा दिया। क्या क्या चीजें से जादू से करना हो, ये गैस डाला, ये गैस डाला, ये गैस डाला, कई लेयर की गैस लगा करके मल्टीपल, जैसे 5 लेयर का गैस 5 लेयर बनाया और उसके बाद पृथ्वी को सजा दिया। तब आज हम लोग कितने अच्छे से जीवन जी रहे हैं, और उसमें भी जो है कोरोना घुस आया है। ठीक है ना। चलिए, रियल इमेजेस हैं और ये सारे अंतरिक्ष में आपके फॉर्मेशन देखे जा सकते हैं। चलिए, हाँ कुछ कह रहे थे मंतशा, कुछ कहना है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने भी दीजिए मुझे। सर थर्मोस्फेयर को ही एक्सोस्फेयर बोलते हैं। थर्मोस्फेयर में लेयर्स होते हैं, नहीं थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर आएगा ना।
थर्मोस्फीयर में आयनोस्फीयर होता है। थर्मोस्फीयर के बाद अब अगला है एक्सोस्फीयर। पढ़ा रहा हूँ, देखिए पहले नोट्स में। ओके सर, ओके। हाँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बता रहा हूँ हर चीज को। एक तो ये करता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सोस्फीयर वायुमंडल, यानी अब हम निकल चले। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण लगभग एंड होने को है, और अब जो बची कुछ कांचन है, छोटी छोटी हल्की फुल्की गैसेस, मतलब जिनका ना के बराबर, वो कभी हैं कभी नहीं भी, अंतरिक्ष से विलीन हो रही है, पृथ्वी पर आ नहीं जाने ऐसी स्थिति में हो रहे हैं। अब ये एटमॉस्फेयर लास्ट लेवल का है, इसके बाद फिर हम वास्तविक रूप से कहते हैं स्पेस में। ठीक है। एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे भारी परत, यानी वायुमंडल की ऊपरी सीमा है। यह समुद्र तल से करीब 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित तापमंडल के शीर्ष पर स्थित है। लगभग 10,000 किलोमीटर ताप या सौर हवा में विलीन हो जाती है, मतलब 10,000 किलोमीटर तक। अब इसके बाद तो फिर सौर हवाएं, यानी सूर्य की जो पोटेंशियल एनर्जी ब्रह्मांड में है, उन्हीं के साथ साथ फिर तो आप समझ सकते हैं ये। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पॉइंट क्या हमें लर्न करना है, वो मैंने हर लेयर के हिसाब से इसमें भी बता दिया। पृथ्वी का वायुमंडल ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। अब हाइड्रोजन और हीलियम यही दो कंपोनेंट्स हैं जो सूर्य के अंतर्गत है। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि फिर ये सूर्य के ही एक प्रकार हाइड्रोजन और हीलियम किसी तरीके से यहाँ तक आ गए और पृथ्वी के बाहर तक मिल गए। तो ये सारा मंडल आपको मैंने यहाँ पर क्लियर किया। अब चलते हैं गैसेस के कंपोनेंट्स में। क्या गैसेस के कंपोनेंट्स हैं? तो गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो तुम लोग अब नोट्स ले सकते हो, दो नोट्स ले लो। पेज नंबर 1 आप इसको देखें। आप लोग चिंतित ना होइए, ठीक है। मैंने कल बताया आप लोगों को, परेशान मत होइएगा, मिलेगा नोट्स आप लोगों को भी। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्दी आप लोगों की व्यवस्था करा दूंगा। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्राई एयर बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम के पॉइंट से सबसे ज्यादा जो गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन। ppmv जो आप पूछ रहे थे, उसका मतलब पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम। ठीक है, ppmv नीचे लिखा हुआ है नोट्स में, ही आखिरी लाइन। तो नाइट्रोजन जो है वो 78% नाइट्रोजन है, तो सबसे ज्यादा गैस है नाइट्रोजन। और कितना प्रतिशत? 78। ऑक्सीजन का 20.94%, आर्गन 0.3। तो तीसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है? आर्गन। ये ध्यान रखिएगा, तीसरी सबसे बड़ी गैस आर्गन। ठीक है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भैया आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा कितनी है? 0.041। इसको मैंने विशेष रूप से बोल्ड किया है और इसमें एक तारीख लिखी है दिसंबर 2020। इसका कारण क्या है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ है, बड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसका कारण है मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो मानव निर्मित जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो मानव क्या है, विभिन्न प्रकार के रिएक्शन के माध्यम से कार्बन की मात्रा बढ़ाता चल रहा है। कार्बन एमिशन की मात्रा, कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। तो कार्बन की मात्रा बढ़ रही, ये खतरनाक भी है, क्योंकि इससे जो एटमॉस्फेयर का जो कंसंट्रेशन ऑफ एयर मासेस है वो बिगड़ रहा है। ठीक है। वो ही हो रहा है कि दूसरे किसी गैसेस से रिएक्शन हो रहा है और जिससे कि एटमॉस्फेयर में इनका कंसंट्रेशन रिएक्शन से बढ़ घट रहा है। तो ये मैन-मेड कार्बन है और यही जो है प्रदूषण के लिए कई एक रीजन के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट और बहुत सी चीजें जो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, और कार्बन एमिशन जिससे प्रदूषण और तमाम बीमारियों के लिए कहीं ना कहीं से मैं देखूं तो पूरी दुनिया शांत है, मैं देखूं तो कहीं ना कहीं से कोरोना भी इसी प्रदूषण का असर है। अभी दुनिया इसलिए शांत है क्योंकि दुनिया के बप्पा लोग, अमेरिका जैसे लोग, अमेरिका, चाइना, ये बप्पा लोग हैं। और ये लोग काहे बोलने लगे कि पर्यावरण को जो नाश करा है, बर्बाद किया है, खत्म किया है, यही लोग बैठे हैं।
अब इंडिया का भले ही नंबर आ जाता है फर्स्ट 5 के अंतर्गत कार्बन एमिशन में, पर उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। और जितने समय से वो कर रहे हैं, हमारे तो आज आप लिमिट मिलाकर हमको बता देते हो, लेकिन जिस तुलना में वो लोग इतने समय से कार्बन एमिशन कर रहे हैं और जो प्रदूषण कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, कहीं ना कहीं से एटमॉस्फेरिक एम्बिवैलेंस हो रहा है, यानी एटमॉस्फेयर का कंसंट्रेशन बिगड़ रहा है। अब इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से जो जीव जंतुओं का जो म्यूचुएशन है वो क्यों हो रहा है, कहाँ से म्यूचुएट हो रहे हैं, कैसे इनमें बदलाव हो रहा है। देखिए आप बड़े आराम से बैठे हो, मैं आपको एक एग्जांपल आपकी दृष्टिकोण से, आप कोई खतरनाक नहीं, किसी की दृष्टि खतरनाक, लेकिन अभी आपको जरा सा ऐसे कोई कर दे, जरा सा ऐसे कोई कर दे और जरा सा ऐसे कर दे, आप पे लगातार तनाव बने हर प्रकार से, फिर देखो आपसे ज्यादा उग्र कोई नहीं होगा। ले कटारी काटना दुर्गा बन जाओगे सीधा। कैसे तुमने छुआ, कैसे हिलाया, कैसे डुलाया, कैसे ऐसे किया। तो ऐसी एटमॉस्फेयर में इन जीवों के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, अब इसको भले हम कहते चाइना नहीं कर रहा, बनाया, प्लांट किया, ये सब तो मनगढ़ंत बहुत कुछ कहानी कह सकते हैं, हो या ना हो इसके बाद, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में खेल जो खेला जा रहा है, ये भले ही हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं से हम प्रकृति को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। अब ये प्रकृति में जो एम्बिवैलेंस हो रहा है, जो धीरे धीरे ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, इन्हीं सब डिस्टर्बेंस की वजह से कहीं ना कहीं से म्यूटेशन हुआ और इसी वजह से वायरस इत्यादि। अब आप कहोगे सर पहले भी तो होता था, हर शताब्दी में महामारी आती है, भाई एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन देने के लिए तो सब लोग अपना अपना दे ही देंगे, तो कुछ तो प्रकृति भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं से मानव भी तो कुछ ना कुछ हद तक क्रेडिट लेना चाहिए ना इन बातों का, तो वो क्रेडिट नहीं लेना चाहेंगे, सभी चीज का डेबिट चाहते हैं, तो इसलिए ये भी एक मान लीजिए। हमें याद क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो दिसंबर 2020 में था, और अब अभी ये नंबर संख्या इसकी जरूर याद कर लीजिएगा पॉइंटेड के हिसाब से, क्योंकि ये जरूरी है क्वेश्चन के पॉइंट आउट से। ओके, हाँ हेलो क्लास ले लो। अभी रखो भी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ क्या, चलिए आप लोग आ जाए। श्रेया फोन करी तो उसके सिर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर से बात कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जरूर याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नियॉन। नियॉन, फिर हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन। खैर इतना तक नहीं पूछा आज तक कि हाँ 7वें नंबर पे 8वें नंबर पे कौन है, लेकिन आप फर्स्ट 4 तो याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट 1 और 2 तो बड़ी मात्रा में है, और रही बात 3, तो 3 तो है ही। 3 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3rd पोजीशन है, और 4th कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, इसलिए पहले 4 तो आप लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ ड्राई एटमॉस्फेयर। कितना प्रतिशत वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में है, तो 0 से 3% तक, यानी एटमॉस्फेयर में 3% तक पानी एटमॉस्फेयर में यानी वाटर वेपर के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये ppmv का फुल फॉर्म, दैट इज यहाँ पे ppmv वॉल्यूम के हिसाब से, तो पार्ट्स पर मिलियन बाई वॉल्यूम। क्लियर? चलिए अब कोई और क्वेश्चन एनीबडी हैज टू आस्क? हाँ स्क्रीन खोल दीजिएगा। एक मिनट। हाँ बेटा क्या
हाँ, ये सीक्वेंस है, क्रम है। एटमॉस्फेयर में, हाँ, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, ठीक है, इस सीक्वेंस में एटमॉस्फेयर में इनका प्रेजेंस है। हाँ, आप बोलो कौन क्या कह रहा है? सर वो लास्ट वाला वो पेज खोल दीजिएगा, वो नॉट इंक्लूडेड अबव ड्राई वाला। अच्छा, ये ड्राई है, यानी गैसेस जो ड्राई गैसेस और वाटर वेपर भी चूंकि एक गैस के रूप में भी रहता है, इसलिए नॉट इंक्लूडेड इन अबव एटमॉस्फेयर, इसको अलग रखा गया, ठीक है। चलिए, अब मैं आप लोगों को ये तीनों पेजेस का नोट जो है वो सेंड कर दे रहा हूँ, और कुछ पूछना हो तो बताइए। आज की क्लास यही कवर करेंगे। हेलो, हाँ बोलिए सर। इस बार क्या नेट का एग्जाम नवंबर तक होने की उम्मीद है क्या? देखिए, जितनी आपको जानकारी, आज मैंने सर न्यूज़पेपर पढ़ा है कि IIT का एग्जाम ये जुलाई में 2 या 3 जुलाई को होने वाला था, वो पोस्टपोन हो गया। अब वो आगे कब होगा उसका कोई अभी डेट डिसाइड नहीं है, तो नेट का एग्जाम कब तक उम्मीद है होने का? इस बार थोड़ा सा आप लोगों को और अच्छा रहेगा, तैयारी का समय मिल जाएगा। आप तो ये चाहते हैं कि और भाग जाए, जितना लंबा चला जाए, भाग जाएगा तो अच्छा ही रहेगा सर। हाँ, हम सब ये चाहते हैं कि अभी कोई एग्जाम देने के मूड नहीं है किसी को भी, अब वो जबरदस्ती है। एक 2-3 महीने कुछ पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा ना सर। बिल्कुल। अब देखिए, हमारे आपके चाहने से ज्यादा सरकार की इच्छाएं आप है, सरकार को अभी आप बोल रहे थे नवंबर तक, नवंबर में होने के चांस आप बता रहे थे। अब देखिए, मई वाला एग्जाम मई तो जाने को हो गया, अब जून में या जुलाई तक में हो सकता है, ऐसा हम अपना एक अनुमान जो कि यहाँ की सिचुएशन देख के लगा सकते हैं। जुलाई में तो IIT का एग्जाम टल गया, जुलाई में होने वाला था, आज पेपर में दिया हुआ था। हाँ, अब देखिए, इस पर बहुत कुछ कह नहीं सकते, बस ये कहेंगे कि हाँ हो सकता है महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर होगा ये वाला एग्जाम। अब जितना लंबा टले उतना अच्छा है, क्योंकि जब ये अगर टल के नवंबर तक जाता है तो चलो बातें ही खत्म हो जाती है, लेकिन नवंबर तक जाए तब तो अच्छी बात है। उससे पहले अभी जुलाई में आकर तो जुलाई वाला अगला वाला टाइम पीरियड खराब करेगा, इसलिए बहुत कुछ कहना ही बेकार है। बस ये कह रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ, काम खत्म। मैं अपने इस क्रम से चलता हूँ, जब जिस एग्जाम को होना है हो जाएगा, और आपकी जब तक अच्छे से तैयारी हो जाएगी एग्जाम। थोड़ा सा सब्जेक्ट को पढ़ने का कुछ उपाय बताइए, सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दिया जाए? सब्जेक्ट में एक काम करिए, ईयरली क्वेश्चंस को जो है टारगेट बनाइए। मैंने पहले भी बोला कि आप पेपर्स उठाइए 15 इयर्स का, और उसको उठा करके क्वेश्चंस को जो आपका सिलेबस है उसमें यूनिट वाइज बांट लीजिए। जैसे आपका सिलेबस है उसमें 10 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट से आप ये देखिए क्वेश्चंस, मान लीजिए आप 5 साल का क्वेश्चन है या 1 साल का पहले उठाइए, आपने 1 साल का क्वेश्चन पेपर उठाया, आप उसको पहले उसमें से क्वेश्चन छाटिए और लिखते चलिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1, इस तरह से हर क्वेश्चन के आगे लिख लीजिए। वो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा किस में से, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। यूनिट वाइज आप बांट लीजिए, तो 5 से 10 साल तक का क्वेश्चन पेपर आप यूनिट वाइज बांट लीजिए, और फिर एक टेबल तैयार करिए यूनिट 1 से इन 10 वर्षों में, क्योंकि आपको पता है 10 वर्ष में अगर पेपर हुए, एक एवरेज हो गया कि मान लीजिए कि 10 पेपर आपने लिया, सिर्फ 10 पेपर तो 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब 1000 क्वेश्चन हो गया, 100 के साथ 1000 क्वेश्चन में, ठीक है, 1000 क्वेश्चन में यूनिट 1 में कितने क्वेश्चन हुए, फिर यूनिट 2 में कितने क्वेश्चन आए, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि 70 इसमें आया, 80 इस यूनिट से आया, इस यूनिट में 125 क्वेश्चन आए हैं, इस यूनिट में। अब इसी से आपको पता चले किसी यूनिट में 20 क्वेश्चन आया, तो भैया 10 साल में या 10 पेपर में अगर पिछले 5-10 पेपर में 20 क्वेश्चन पूछा, तो यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, टारगेटेड नहीं है, यूनिट कम इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप टारगेट करके अपना स्टडी कर लीजिए, यूनिट वाइज डिवीजन कर लीजिए, और तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस यूनिट को ज्यादा फोकस किया जाए। मान लीजिए कि 4 यूनिट ऐसी हैं जिनसे हम लोग लगभग 600 से 700 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो वो आइडिया मिल जाएगा कि 600 से 700 60 to 70% तो 4 यूनिट से कवर हो जाता है। तो उन 4 यूनिट पर आप डेप्थ स्टडी शुरू कर दीजिए, बाकी को सतही अध्ययन करिए। ऐसा होता है आपके हर सिलेबस में, ऐसे ही होता है, कुछ यूनिट बहुत डेप्थ की होती है, कुछ यूनिट बहुत नॉर्मल होती है। फर्स्ट पेपर में ये चीज नहीं है, फर्स्ट पेपर में तो हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन का विजन रखा गया है,
लेकिन सब्जेक्ट में ये मैटर नहीं है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आएंगे। ये एक चीज हमने स्टडी किया है। फर्स्ट पेपर में तो साफ सिलेबस के बाद ही लिख दिया है आयोग ने कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन रखा जाएगा। अब 5 से 6 या 4 तो आता है, लेकिन सब्जेक्ट में ऐसा नहीं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी बनाइए और इसी से पढ़ाई कीजिए। ठीक है जी, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लास को अटेंड कर रहे हैं। फिर कल मैंने नोट्स आप लोगों को भेज दिया है। नोट्स आप लोग सर एक क्वेश्चन है, जब प्रिंटेड नोट्स कब मिलेंगे हम लोगों को? कौन पूछा? सुशोभिता। कल नहीं थी? नहीं सर। बता दिया मैंने, अब फोन से बात कहाँ से? मैंने सबको बता दिया, फोन से बात कर। ओके सर, ओके। और हाँ बोलो। और कोई सर हमारा एक क्वेश्चन है सर, ये हमारा जो सब्जेक्ट है सर, इसका सॉल्व पेपर नहीं मिलता, इसलिए क्या करना होगा? व्यक्तिगत समस्या है, एंथ्रोपोलॉजी है ना, तो इस पर इंडिविजुअली कॉल करके बात करिए। आर्कियोलॉजी, ठीक है। व्यक्तिगत समस्या, और कोई सामूहिक समस्या तो नहीं है? ठीक है सर। एक समस्या सर और है। हाँ बोलिए सर, एक क्वेश्चन और है सर। क्वेश्चन सर, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है सर, ये पृथ्वी से कितनी दूरी पे शून्य होता है? चलिए इसको बाद में पृथ्वी कितने दूर शून्य होगा। एक्सोस्फीयर जब आप निकल जाएंगे ना, तो एक्सोस्फीयर तक जाते जाते शून्य हो जाएगा। और बताइए इसमें अभी पढ़ लीजिएगा। सर कुछ तो लिमिट होगा ना? बताया तो, आप पढ़ लीजिए ना। एक्सोस्फीयर जैसे जैसे जाते जाएंगे ऊपर, निकलते निकलते एक व्यागरी का लास्ट स्टेप आएगा, वहां शून्य हो जाएगा। ठीक है, और चलिए मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को। कल फिर क्लास रखते हैं 4 बजे। ओके, यस सर। थैंक यू सर, आज की बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।